इसमें नोट करेंगे एलिमेंट सिंबल एटॉमिक मास, ऐसे लिखेंगे एलिमेंट सिंबल एलिमेंट सिंबल एटॉमिक मास, एलिमेंट सिंबल एटॉमिक मास। अब पहला एलिमेंट नोट करें हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल हो गया H, एटॉमिक मास होता है इसका 1। सेकंड एलिमेंट नोट करिएगा कार्बन। कार्बन का सिंबल हो गया C और एटॉमिक मास होता है 12। हाइड्रोजन N, एटॉमिक मास 14। ऑक्सीजन O, एटॉमिक मास 16। सोडियम Na, एटॉमिक मास 23। मैग्नीशियम Mg, एटॉमिक मास 24। एल्यूमिनियम Al, एटॉमिक मास 27। और ये सारे के सारे ना U, इनकी जो यूनिट है सबकी U है, एटॉमिक मास यूनिट। एर्थ है फास्फोरस, P, और इसका एटॉमिक मास 31 U। नाइन्थ है सल्फर, टेंथ है क्लोरीन Cl, और इसका एटॉमिक मास होता है 35.5 U। पोटेशियम K, सिंबल K, और इसका एटॉमिक मास होता है 39 U। U मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ये नोट कर लिए ऊपर के 3-4 मिटा रहा हूँ। ऑनलाइन वाले बच्चों ने नोट कर लिया, ऊपर वाले 3-4 एलिमेंट्स यस मिटा रहा हूँ मैं। सर, यस यस सर। सर। चलिए ओके। इसके बाद अगला देखिएगा, पोटेशियम के बाद में है कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल Ca और एटॉमिक मास इसका 40 U। 13th है आयरन, आयरन का सिंबल Fe और इसका एटॉमिक मास 56 U। 14th है कॉपर, सिंबल Cu और एटॉमिक मास 63.5 U। मैंने ये बोला कि जैसे कार्बन होता है तो कार्बन का जैसे जो हमारा एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास होता है 12 U। अगर उसका ग्राम एटॉमिक मास की बात करें तो उसका ग्राम एटॉमिक मास हम बोल देते हैं 12 ग्राम हो जाता है। लेकिन क्या 1 U एग्जैक्टली 1 ग्राम के इक्वल होता है? भाई 1 U 1 ग्राम के इक्वल ही तो होगा, तभी तो 12 U इज इक्वल टू 12 ग्राम बोल दिया हमने।
ठीक, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो मेंशन कर रहा हूं यहाँ पर। एग्जैक्ट वैल्यू है कि 1u इज इक्वल टू 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एक्चुअल में 1u इतने के बराबर होता है, ठीक है, एक्चुअल में इतने के बराबर होता है, लेकिन जब हम ग्राम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास में हम 1u इज इक्वल टू 1g ही बोल देते हैं, 1 ग्राम ही बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक्चुअल मास की बात करें, देखिए वो ग्राम एटॉमिक मास है और ये मास है, सिर्फ मास है, ठीक। तो एटम का मास निकालने का तरीका अलग, कि जो u है उसी की जगह हम g लगा देते हैं बस, ठीक। इसके बाद आप नोट करें, एट हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। नेक्स्ट हेडिंग क्या हुआ, बताओ बताओ। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, हेडिंग डालेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, लिखिएगा एटम्स यूजुअली एग्जिस्ट इन टू वेज। एटम्स यूजुअली एटम्स यूजुअली एग्जिस्ट इन टू वेज। दो तरीके से एग्जिस्ट करते हैं एटम्स। एटम्स यूजुअली एग्जिस्ट इन टू वेज। फर्स्ट लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, और सेकंड इन द फॉर्म ऑफ आयंस। इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन द फॉर्म ऑफ आयंस, ये हो गया। अब उसके बाद इसके बाद हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, अब हेडिंग डालिएगा मॉलिक्यूल्स। मतलब एटम्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और आयंस के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और आयंस क्या होते हैं, अब अलग अलग हमको वो देखना है, ठीक है। तो अब आप हेडिंग डालेंगे मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स में नोट करें, अ मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ, a molecule is an a molecule is an electrically neutral group, a molecule is an electrically neutral group of two or more atoms chemically bonded together, of two or more atoms chemically bonded together. Chemically bonded together. Two or more atoms chemically bonded together. There are two types of molecules. Next point लिखेंगे, there are two types of molecules. फर्स्ट है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और सेकंड है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और सेकंड है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स।
दो या दो से ज्यादा एटम्स को अगर केमिकली बॉन्ड कर दिया जाए, केमिकली कंबाइन कर दिया जाए, तो मॉलिक्यूल बन जाता है। मॉलिक्यूल भी दो तरीके के होते हैं, एक तो कहलाते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और एक कहलाते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट नोट कीजिएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स में लिखें, the molecule of an element contains two or more similar atoms chemically combined together. A molecule of an element contains two or more similar atoms the molecule of an element contains two or more similar atoms chemically combined together. Chemically combined together. For example, हाइड्रोजन गैस, फास्ट करके लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस consists of H2 molecules. Hydrogen gas consists of H2 molecules and not of single atoms and not of single H atoms. सिंगल H एटम। अगर हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के बारे में हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाई एटमिक स्टेट। डाई एटमिक स्टेट का मतलब क्या है कि कभी भी किसी भी रिएक्शन में मैं हाइड्रोजन लिखा हुआ देखूंगा ना, तो वहाँ H2 लिखा होगा, वहाँ सिंपली H नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन जैसे मान लो H लिखा हुआ है, तो H के आगे अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो समझ लीजिए H के आगे 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब हाइड्रोजन में बस एक ही एटम, हाइड्रोजन का एक एटम। ठीक, लेकिन उस तरह से नहीं लिखा जाता, हाइड्रोजन के आगे हमेशा 2 लगाकर लिखा जाता है। तो हाइड्रोजन के हमेशा दो एटम साथ साथ होते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं, और इसीलिए इसको हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बोल दिया जाता है, जहां पर दो एटम्स या दो से ज्यादा एटम्स एक साथ जुड़ जाएं। ठीक है, इसी तरीके से एक सेकंड एग्जांपल लिखें इसी में आप। सेकंड एग्जांपल लिखिएगा, ये है नाइट्रोजन गैस एग्जिस्ट्स एज N2 मॉलिक्यूल्स। नाइट्रोजन गैस एग्जिस्ट्स एज N2 मॉलिक्यूल। थर्ड, ऑक्सीजन गैस exists as O2 molecule. Fourth, chlorine gas exists as Cl2 molecule. As Cl2 molecule.
क्लोरीन गैस एग्जिस्ट है Cl2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या हो गया कि क्लोरीन के दो एटम जुड़ गए तो एक क्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया। ऑक्सीजन के दो एटम जुड़ गए तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया। नाइट्रोजन के दो एटम्स जुड़ गए तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, तो ये होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। इसके बाद हम ये कहेंगे कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल the number of atoms present in the number of atoms present in one molecule of an element present in one molecule of an element is called its atomicity, is called its atomicity. For example, what is the atomicity? What is the atomicity of sulfur in S8 मॉलिक्यूल? तो सल्फर तो S हो गया, सल्फर का एक अकेला एटम जो है वो तो होता सिर्फ S। कितने एटम्स हैं सल्फर के आगे? क्या लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई? 8 बस। तो एटॉमिसिटी इज इक्वल टू 8। अगर मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि भाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी बताओ, तो क्या हो जाएगा? 2। ऐसे ही एक दूसरा कंपाउंड होता है, उसको हम ओजोन बोल देते हैं। ओजोन में ऑक्सीजन के आगे 3 लिखा रहता है, O3 होता है, तो उसमें एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी? 3। तो जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे किसी मॉलिक्यूल में वो उसका एटॉमिसिटी कहलाएगा। ठीक है, समझ गए? अच्छा, इसके बाद में सेकंड नोट करें बेटा, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। सेकंड है, जैसे ये था फर्स्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, तो सेकंड टाइप के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, तो इसमें नोट करें, द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड the molecule of a compound contains two or more different types of atoms chemically combined together. Two or more different types of atoms chemically combined together. Chemically combined together. Chemically combined together. अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, HCl is a compound containing HCl is a compound containing one atom of hydrogen
वन एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ क्लोरीन, CHLO यानी क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल Cl होता है। Cl के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब Cl के आगे वन लिखा हुआ है। H के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब H के आगे वन लिखा हुआ है। तो हाइड्रोजन का एक एटम, क्लोरीन का एक एटम, तो वन एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ क्लोरीन। ऐसे ही इसका सेकंड एग्जांपल देखेंगे। सेकंड एग्जांपल में हम ये कहेंगे H2O is a compound containing two atoms of hydrogen। H के आगे टू लिखा हुआ है ना, तो टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी। उसके बाद नोट करेंगे मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास डेफिनेशन तो एज इट इज नोट कर लो, लेकिन समझ में आ जाएगा आपको, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे एक एटम का जो मास है उसको तो एटॉमिक मास बोल देते हैं। नाइट्रोजन के एक एटम का मास नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, कार्बन के एक एटम का मास तो कार्बन का एटॉमिक मास। ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है कि किसी भी कंपाउंड का की हेल्प से अगर कोई मॉलिक्यूल बनता है, ठीक, तो उसका मॉलिक्यूल्स का मास मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। ठीक है भाई, समझ रहे हो पीछे ध्यान। मॉलिक्यूलर मास, इसमें नोट करें, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द रिलेटिव मास द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस is the relative mass. The molecular mass of a substance is the relative mass of its molecule as compared भाई ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। As compared थोड़ा चला लिया जाए पंखा तो ठीक है, कुछ गर्मी लग रही है। कर लेना बेटा ऑन पीछे से। हाँ, 2 नंबर पर ही है। एज कंपेयर्ड विद द मास। आप सब चीज पर यस सर ही बोलते हो क्या भाई? बता देते हो अगर गर्मी लग रही थी, मुझे ही लग रही है। अच्छा, तो पता चला था ना पहले, जैसे हमने जुलाई से ऑफलाइन लेनी शुरू करी थी क्लास, उससे पहले ऑनलाइन चल रहा था। तो उसमें पेरेंट्स से जब बात होती थी तो फीडबैक आता था। फीडबैक ये आता था कि आप कुछ भी पढ़ाओ उधर से यस सर की आवाज आती है। ये पता नहीं कर भी रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते हैं। तो कुछ बच्चों की स्पेशली वीडियो ऑन करानी पड़ती थी, भाई वीडियो ऑन करके बैठो तब पता चलेगा पढ़ भी रहे हो या नहीं। तो वही फैन बंद करो यस सर, ऑन करो यस सर।
भाई तुम लोगों की आपस में बातचीत होती है नहीं, तो तुम्हारी किसी से बात होती है, चुप रहते हो बिल्कुल कुछ। KW से तो कोई आता, तुम आते हो ना KW से। चलो KW वाला तुम्हारा फ्रेंड आएगा अभी, एक हफ्ते बाद आएगा, उससे बात करवाऊंगा, सोमिल। यस सर। हाँ भाई, KW से एक लड़का आता है, उससे जरा बात बात करना। ये सर बेचारा है चुप, कौन वो? विहान, ये चुप चुप रहता है, मुझे लगता है भाई कोई टेंशन तो नहीं है, कोई डांट वाट तो नहीं पड़ती घर पे। सर डिप्रेशन में तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा तो नहीं है। इस बात को सुनकर तो हंस रहा है ये, इसका मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा। चलिए जी, with the mass of a carbon 12 atom, with the mass of a carbon 12 atom, सबसे शांत बैच हमारा यही है, एक बार भी नहीं बोलना पड़ता, सब चुप चुप बैठे रहते हो, तुम भी सीरियस। भाई इससे कुछ सीखो, ये भी पार्थ है, ये बोलता है। टेकन एज 12 यूनिट्स। अब देखिएगा, ये जो इसकी डेफिनेशन है, ये तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या चीज है। मॉलिक्यूलर मास जो है वो जनरली इसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर मास हमसे पूछा जाता है, उसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ, कैलकुलेट द molecular mass of calculate the molecular mass of sulfuric acid, सल्फ्यूरिक एसिड, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं H2SO4 गिवन, गिवन तो छोड़ो, बस इसका एटॉमिक मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास, सॉरी। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास निकलेगा सिर्फ एक एलिमेंट का, है ना। जैसे मान लीजिए H2 है, तो H2 का अगर पूछा जाए कि आप एटॉमिक मास बताओ, तो एटॉमिक मास H2 का नहीं बताएंगे, एटॉमिक मास तो किसी एक एलिमेंट का ही होगा। जैसे H है तो H का 1 होता है ना। लेकिन अगर H2 हो गया तो वो मॉलिक्यूल हो गया, मतलब उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो जब एक का 1 है तो 2 का कितना हो गया? 2, 1 इंटू 2। इसी तरीके से H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 अब देखिएगा, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, और हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2, तो क्या लिखेंगे? 1 इंटू 2, प्लस सल्फर का कितना होता है देख कर बताओ? 32, और सल्फर के आगे क्या लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब 32 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, उसके आगे कितना लिखा है? 4, तो 16 इंटू 4। बेटा 1 इंटू 2 हो गया 2, 32 इंटू 1 हो गया 32, प्लस 16 इंटू 4 हो गया 64। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 2, 2 प्लस 2 4 प्लस 4 8, कितना हो गया? 98। 98 क्या? यू, बिल्कुल सही, 98 यू। उसके बाद नोट करेंगे आयंस। नेक्स्ट जो है हमारा, हमने ये देखा था ना कि जो हमारे एटम्स हैं, एटम्स किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। तो एटम्स एक तो मॉलिक्यूल्स की तरह से एग्जिस्ट करते हैं, और दूसरा आयंस की तरह एग्जिस्ट करते हैं। तो जो एटम्स हैं, एटम्स एक तो मॉलिक्यूल्स की तरह से एग्जिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूल्स भी दो तरीके के होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। फिर उसका मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से निकाला जाता है वो आपने देख लिया। उसके बाद हमने बोला था, कहाँ खो गए? उसके बाद हमने बोला था कि जो एटम्स हैं, एटम्स एग्जिस्ट एज आयंस। तो जरा आयंस की बात करते हैं। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आयंस।
क्योंकि तुम सारे ना, तुम मैक्सिमम कितने तुम प्रेसिडियम वाले ही हो रहे हो, अभी दो तीन तो आए नहीं। तुम सबके साथ कुछ ना कुछ ट्रेजेडी हुई है मेरे को लग रहा है स्कूल में। क्या हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। ठीक है। तो वो कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक काम? एक का ही हुआ, बाकी तीन में क्या? अच्छा। अगर गलती से हो गया, कई बार ऐसा भी तो होता है, अरेंजमेंट हो जाता है, तो उसमें फिर वही वाला कि वो कर तो लिया था लेकिन कॉपी घर पर रह गई। अच्छा। चलिए जी, नोट करिए नेक्स्ट आयंस। ये कॉमन बहाना है, पता नहीं कब से मैं सुनता आ रहा हूँ। अगर किसी को होमवर्क दे दो वो कॉपी भूल जाएगी घर पर। करा तो था बड़ी मेहनत से, सारा काम कंप्लीट कर रखा था, लेकिन कॉपी घर पर रह गई वो वाली। अगला नोट करिए जी, आयंस। An ion is a positively or negatively charged atom. An ion is a positively or negatively charged. An ion is a positively or negatively charged atom or group of atoms. Atom or group of atoms. There are two types of ions, cations and anions. कैटायंस और एनायंस। ठीक है। अब जरा देखिएगा इसमें कैटायंस क्या होते हैं और एनायंस क्या होते हैं। कैटायंस का मतलब क्या है कि कई बार ना हम ये कहते हैं कि कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है, तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम बोल देते हैं कि वो कैटायन बना रहा है। और कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि वो एनायन बना रहा है। ठीक। तो अब इसमें ना एक चीज ये होती है, जैसे मान लीजिए मैं अब इसका कैटायन का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक। तो कैटायन में आप नोट करेंगे। हम्म, चलिए पहले कैटायंस लिख लीजिए। A positively charged ion is called a cation. ठीक है। ये तो डेफिनेशन हो गई। एग्जाम्पल, एटॉमिक नंबर का आइडिया है किसी को? एटॉमिक नंबर बताओ। नहीं? चलिए, जब एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे, एक्चुअली नेक्स्ट वाला चैप्टर है ना आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें एटॉमिक नंबर हमको पढ़ना है, लेकिन कैटायन और एनायन यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो एटॉमिक नंबर का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। हम, हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कुछ बताया था इस बारे में मैंने पहले? नहीं करवाया? अच्छा। चलो देखो, ऐसा होता है कि हमने अभी देखा एटॉमिक मास और मास या फिर मास नंबर, है ना? देखो ऐसा होता है कि कोई भी जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ऐसा होता है। तो अब ना, अगर मान लीजिए हमसे ये कहा जाए कि एटॉमिक मास बताओ क्या होता है, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये तो होता है एटॉमिक मास। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि एटॉमिक नंबर बताइए, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर है, तो अगर आपको सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है तो वो हमारा एटॉमिक नंबर कहलाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी जनरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरली वो इक्वल होते हैं। ठीक है। तो अब आप एक काम करें, एक ना सीक्वेंस लिख लेना, पहले बताया था शायद, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पीरियोडिक टेबल बताई तो थी शायद, पता नहीं किसी कंटेक्स्ट में बताया तो था, तब शायद ये बताया था। चलिए, तो अब नोट कर लो, अब ये चीज ना काम आएगी। तो आप साइड में एक तो ये नोट करें, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। साइड में एक लाइन खींच लो, वहां पर बना लेना, मेन नोट्स आपके यही हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे हा, ही, ली, बे, ब, ली, बे, ब, का, नौ, फ, नी। हा, ही, ली, बे, ब, का, नौ, फ, नी। उसके बाद ना, मगाल, सिप, स, कल, अर, कक्का। जैसे ठीक लगे भाई, सब ऐसे ही करते हैं इसको, दिमाग में ऐसे ही कुछ भी जुगाड़ बिठाकर ऐसे ही याद करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी सीक्वेंस में याद क्यों करा, क्योंकि अब मेरे को एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन, तो इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। यहाँ तक कर लेना। फिर कुछ हैं, दो चार एलिमेंट्स और हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, इंडियम हो गया, आयोडीन हो गया, कुछ एटम एलिमेंट्स अलग हैं। उनकी जब जरूरत पड़ेगी तब कर लेंगे, फिलहाल के लिए तो बस इतना लिख लो आप। अरे ये ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है? Yes, sir. हाँ, तो ये सबसे नीचे वाला जो है ना, ये कैल्शियम है। Okay, sir. हाँ, कैल्शियम, Ca, और इसका एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक नंबर 20। ठीक है। हाँ, ही, लिबेब, कनॉफ, नी, ना, मगाल, सिप, सकल और कक्का, ऐसे करके याद कर लेना इसको। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, एटॉमिक नंबर सारे आपके 1 मिनट में याद हो जाएंगे। ठीक है। तो सीक्वेंस बस याद रहे कि जो सीक्वेंस में याद करा है वही आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। गिनती तो सबको आती ही है। ठीक है। गिनती हमें सबको आती है, बस टेबल याद नहीं है ना। 18 8 का क्या होता है बताना जरा। 8 का 144, 7 का कुछ कैलकुलेशन फास्ट हो गई ना तुम लोगों की। क्या याद है? बड़े दिन हो गए, टेबल सुनी नहीं है, टेबल सुननी पड़ेगी। अच्छा चलो, अब एक काम करते हैं कि अब जैसे मैं कैटायन की बात कर रहा था ना, तो इसमें एक चीज और देखी जाएगी कि जो हमारे कोई भी एलिमेंट है, तो उसमें क्या होता है कि सेंटर में तो न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, और उसके चारों तरफ ना शेल्स बनी होती हैं। शेल्स मतलब ऑर्बिट्स होते हैं, उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर सोडियम का, सोडियम Na, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या है? 11। ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हो गया। तो यहाँ पर बेटा मैं ऐसे लिखूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, याद रखिएगा कि
जैसे मान लीजिए कोई भी एटम है तो उसमें सबसे अंदर तो न्यूक्लियस, उसके बाहर पहला ऑर्बिट होता है, इसमें मैक्सिमम ना 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर जो दूसरा ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, तीसरे में 18 आते हैं, लेकिन हम 8 तक ही रुक जाते हैं, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स होने पर भी जो एटम है वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, स्टेबिलिटी पता है क्या है? स्टेबिलिटी ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये चुपचाप चुपचाप धीरे 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 अपने ऑर्बिट में चुपचाप रोटेट करते रहेंगे। ठीक, अगर कुछ भी कम ज्यादा होता है ना तो इनको कुछ हलचल सी होने लगती है, परेशानी सी होने लगती है कि भाई मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। जब तक मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तब तक मैं शांति से बैठूंगा नहीं। ऑक्टेट क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप। ठीक है, और जो पहला शेल है, पहले ऑर्बिट में तो बस 2 ही होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अब आप ये देखो कि जैसे मैं सोडियम की बात कर रहा हूँ, तो सोडियम में 11 है, तो पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, तीसरे में भी 8 आएंगे। ठीक, हमें बस इतना ही, और तीसरे शेल से आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। उतने बड़े और कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स आप लोगों से पूछे नहीं जाने, 9th क्लास में वो बच्चे हो आप। ठीक, तो क्या हो गया? सबसे पहले में आएगा बेटा 2, दूसरे में आएगा 8, तो 2 + 8 कितना हो गया? 10। अभी 11 है, 11 का मतलब अभी एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो तीसरे में आएगा एक इलेक्ट्रॉन। अभी तीसरे शेल में भी तो उसको ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना है, तो ये बेचैन रहेगा, ये जो लास्ट वाला शेल का इलेक्ट्रॉन है इसको कुछ हलचल सी लगी रहेगी कि भाई मेरे जो है 7 साथी कहाँ पर हैं, मेरे को तो 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब बेचारा अकेला पड़ गया, अकेले में बस, तो अकेले में उतना दम नहीं है कि 7 इलेक्ट्रॉन को खींच पाए, तो वो चुपचाप कह देगा कि भाई बाहर निकलने में ही फायदा है, डोनेट हो जाते हैं। तो इसने डोनेट कर दिया अपना आखिरी इलेक्ट्रॉन, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इस पर याद रखिएगा पॉजिटिव। ठीक, होता क्या है, तरीका क्या है? तरीका ये है कि मैंने बोला एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल जनरली। तो अब आप ये देखो कि अगर मैं इसकी बात करूं सोडियम की, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 11 ही तो है, जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, 10 है ना? तो फिर कहाँ है दिमाग? एक दो नहीं, तुम सारे डिप्रेशन में लगते हो मेरे को। 10 है इसमें। 10 कैसे? क्योंकि आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन था, तो एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया, तो वही 10 ही तो बचे, 10 बचे। तो अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितने ज्यादा हैं? एक ज्यादा। और प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज, तो इसलिए मैं ये बोलूंगा कि ये हो गया Na, और Na में एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो क्या हो गया? 1+। जनरली 1+ लिखने की जरूरत भी नहीं होती, सिर्फ प्लस भी लिख दो तो भी चलेगा, 1 लिखा नहीं जाता केमिस्ट्री में, पता नहीं क्या है 1 से क्या नफरत है इनको। जैसे HCl लिखना है तो हाइड्रोजन का एक एटम होता है उसमें 1 लिखते नहीं है। तो Na1+ हो गया। ठीक है, अब ये जो Na1+ है, इससे क्या समझ में आया कि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो जो डोनेट करता है वो कैटायन कहलाता है, जो एक्सेप्ट करता है वो एनायन कहलाता है। ठीक है, तो यहीं पर हम ये देखेंगे कि जैसे मान लो मैं अब, जैसे कैटायन की बात करी हमने, ऐसे ही हम बात करते हैं एनायन की। एनायंस, एनायंस में नोट करिएगा, एनायंस में नोट करिए, अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड एन एनायन। A negatively charged ion is called an anion। इसका भी एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में ऑक्सीजन ले लो। बताइए जी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। तो फिर इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो 2,6, अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स बेचैन है, इनको 8 का ग्रुप बनाना है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये खींच लेंगे बड़े आराम से, 6 हैं, कह देंगे आ जाओ भी आ जाओ, हम मेजोरिटी में हैं, तुम हमारे दोस्तों आ जाओ। तो इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से बुला लिए, तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने होंगे बताओ? 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10, क्योंकि उसने
2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से ले लिए तो 10 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से कितने ज्यादा हैं? 2 ज्यादा। इसका मतलब चार्ज जो है वो नेगेटिव आएगा। कितने ज्यादा हैं? 2 ज्यादा, तो 2 माइनस। तो ये हो गया O2 माइनस। O2 माइनस ये क्या है? ये कहलाएगा ऑक्सीजन आयन, इसको बोलते हैं एनायन। ये कहलाएगा सोडियम आयन, है ना। तो ये कैटायन है क्योंकि ये डोनेट कर रहा है। ये पूरी लंबी कहानी जो है, अगर हमको मान लीजिए फटाफट फटाफट क्वेश्चन करना है तो हम ये पूरी लंबी कहानी नहीं देखते, प्रोटॉन कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा, एक शॉर्टकट रखते हैं दिमाग में। जो दे रहा है वो महान है, वो दानी है, तो वो क्या है? वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव जो दान करता है वो पॉजिटिव होता है, जो मांगता है, भीख मांगता है ना, वो नेगेटिव है कि गलत काम कर रहे हो आप, है ना। तो क्या है कि ये मांग रहा है बाहर से, तो इसने कितना मांगा? 2 मांगा तो 2 माइनस। इसने कितना दिया? 1 दिया तो 1 प्लस। सही है ये जी। ये हमारे 2 तरीके के आयंस हुए, बाकी कल देखते हैं, कल मैथ्स करेंगे। ठीक है, चलिए जी, ओके। Thank you, sir. ओके। बाय।